मेरी सास घर की नौकरानी मीना पर जान निछावर करती थी और मुझे कहती थी कि अगर इस घर में रहना है तो नौकरानी की सेवा करना और उसका हर कहा मानना। मुझे हैरानी होती थी कि आखिर एक नौकरानी को इन्होंने इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। अपने पति से पूछा तो वह एकदम से घबरा गया और कहने लगा, तुम बस इतना याद रखोगी, तुम ही घर के सारे काम करोगी और अगर एक दिन भी तुमने छुट्टी किया तो कयामत टूट पड़ेगी। मुझे राज जानना था, इसलिए एक दिन नौकरानी के कपड़े पहनकर जैसे ही सास के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई। शादी की पहली रात थी, अभी मैं अपने कमरे में कदम रखने ही वाली थी कि अचानक देखा कि मेरी सास भागती हुई आई और मेरे पति को कहने लगी कि मीना की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे साथ चलो, हम उसे लेकर अस्पताल चलते हैं। यह सुनकर तो मैं पहले मुझे बहुत हैरानी हुई। क्या मेरी सास नहीं जानती थी हम नई नवेली दूल्हा दुल्हन हैं? सारे दिन के रस्मों के बाद थके हारे अब कमरे में जाने ही लगे हैं तो यह खड़ूस सास की तरह साजिश करने आ गई है। मुझे अपनी सास की इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी कि वह हमारी शादी की पहली रात भी कोई इस तरह की गेम प्लान कर ले। मुझे तो लगा था कि वह बहुत अच्छी सास है और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बातचीत जमेगी। शादी का पहला दिन था तो मुझे लगा था कि मेरा पति अपनी माँ को समझाएगा और नौकरानी को किसी और के साथ अस्पताल ले जाने को कहेगा। भला घर की नौकरानी के लिए घर का मालिक अपनी शादी की पहली रात क्यों बर्बाद करेगा? मगर इस वक्त सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरा पति इसी वक्त भागते हुए अपनी माँ के साथ चला गया। एक नौकरानी के लिए इतनी फिक्र और जो दुल्हन बनकर खड़ी है इसका क्या? इसके बारे में सोचने की किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं किया। मैं खुद ही कमरे में चली आई और अपने पति का इंतजार करने लगी। सारी रात गुजर गया। सुबह 4 बजे के करीब वह वापस आया तो बहुत थका हुआ लग रहा था। जब मैंने पूछा इतनी देर से क्यों आए हो तो कहने लगा कि मीना को कमजोरी हो गई थी, उसे ट्रिप लगी थी, इसलिए मैं और माँ को रात को इसके पास ही। दिल तो मेरा यही चाह रहा था कि इससे खूब लड़ूं कि यह क्या बात हुई। एक नौकरानी के लिए आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मेरी उस घर में एक ही रात की दुल्हन थी, इसलिए मैं झगड़ा करना ठीक नहीं समझा और चुप रही। इस बात में मुझे अपनी सास की ही साजिश नजर आ रही थी कि वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा मेरे पास आए, लेकिन अगर यही करना था तो उन्होंने भी फिर अपने बेटे की शादी मुझसे करने की ज़रूरत ही क्या थी? मुझे लगा था कि शायद मेरी सास मेरे लिए मुश्किल पैदा करेगी, मगर मैं गलत थी। वो सास नहीं बल्कि वो तो मीना थी। जब मैं पहली बार मीना को देखी तो मैं चौंक कर रह गई थी। इसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इस घर की नौकरानी हो सकती है। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, कहीं से भी नौकरानी वाली हरकत या हुलिया नहीं रखती थी। इसलिए तो मुझे इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि ये एक नौकरानी है। मैं तो इसे घर की सदस्य समझ बैठी थी, मगर बाद में मुझे पता चला कि वह मेरे ससुराल वालों की नौकरानी है। हैरानी मुझे इस बात पर हुई कि जब मेरा रिश्ता लेने आए थे तो एक नौकरानी को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी, वह भी इतना अच्छा खासा तैयार करवा कर, जैसे वह घर की ही सदस्य हो। उनके जाने के बाद मैं इस बात पर काफ़ी हैरान थी। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि यह तो तुम्हारे ससुराल वालों का बड़प्पन है कि वह एक नौकरानी को भी घर वालों के जैसा ही दर्जा देते हैं, वरना आजकल के ज़माने में अपने नौकरों के साथ इतना अच्छा सलूक कौन करता है। मेरी माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई और मेरी माँ ने तो इस रिश्ते के लिए अब हाँ करने का पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि वह बार बार यही कही जा रही थी कि जो लोग अपने नौकरानी के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं वो लोग अपने घर की बहू को तो सर आँखों पर बिठा कर रखेंगे, तो मेरी बेटी के लिए वो लोग बहुत अच्छे साबित होंगे। इसलिए माँ ने अगले दिन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी। शादी के सारे रस्मों में वो आगे आगे ही हो रही थी और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी इसकी ही थी। हर कोई इसे ही आवाज़ देता था। जितनी बार भी वह मेरे ससुराल वालों के साथ हमारे घर आई, इसने एक से बढ़कर एक सूट पहना होता था। कभी कभी तो मुझे इसकी किस्मत पर जलन होती थी कि किस्मत हो तो ऐसी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक नौकरानी की इतनी अहमियत होगी। दिन ब दिन मेरी सास का रवैया मेरे लिए ख़राब होता जा रहा था और मेरी सास कहती थी कि यह अपनी मर्जी से इस घर की नौकरानी बनी है, हमने इसे नहीं कहा था, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज है कि तुम इसकी सेवा किया करो। यह सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्यों इसके आगे पीछे फिरूं और इसकी सेवा करूं, मेरी लगती ही क्या है। मगर जाने मेरी सास को मुझसे क्या दुश्मनी थी कि वह मुझे इसके सामने जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मुझे कहती कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मीना के काम करने होंगे, इसकी सेवा करनी होगी, और वह बहुत चालाक लड़की थी। उनके सामने तो बेचारी बन जाती थी।
नहीं, आप भाभी को ऐसा वैसा कुछ भी मत कहें। मगर मेरे सामने वह मुस्कुराती रहती, जैसे मेरे हालात से बहुत खुश महसूस हो रही हो। मुझे अपनी सास और ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता था कि आखिर इन्होंने इस लड़की को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। अगर यह अपनी मर्जी से इस घर की नौकरानी बनी हुई है तो उसमें क्या बड़ी बात है। वह यहाँ पर रहती है और खाती भी तो है। कैसे यह लोग एक नौकरानी और बहू को एक ही बराबर मान सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करके रहूंगी। इन्हें शायद घर के माहौल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैं अपने पति से बात की तो मेरी बात सुनकर वह घबरा गए और कहने लगे कि तुम मीना के किसी मामले में भी ना बोला करो। वह बेचारी सारे घर के काम करती है, तो अगर तुम इसके काम पर कर दिया करोगी तो क्या बड़ी बात है। जो हम लोग जानते हैं वह तुम नहीं जानती, इसलिए बेहतर है कि माँ जो कहती है वह कर दिया करो। इसकी बात सुनकर मैं गुस्से से कमरे से बाहर आ गई तो वह दरवाजे के आगे ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर होने वाली आपसी बातचीत को सुन चुकी है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, ठीक जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो कि तुम मुझ पर इस घर से निकाल कर दिखाओ। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम और सब घर वाले जानते हैं। आखिर मीना ने ऐसा भी क्या किया है या सब लोग इसके गुलाम बन चुके हैं। मैं देखती थी कि जैसा वह कहती थी सब घर वाले वैसा ही करते थे। यहाँ तक कि इसी की सलाह को अहमियत दी जाती थी। बाहर से कोई आता तो यही कहा जाता था कि इस घर की नौकरानी है, मगर हकीकत तो मैं जानती थी कि इसका घर में मेरे जैसा अहमियत है। घर में इसके अलावा और कोई नौकरानी नहीं थी कि मैं इसे पूछ सकती थी कि क्या बात है, जिसे मैं पूछ सकती थी कि क्या बात है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा कि आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है। आखिर इतनी अहमियत किस वजह से दी जाती है। इस बात पर जब भी मैं सास या अपने पति से बात करने की कोशिश करती, वह दोनों हमेशा टाल दिया करते थे। मेरे पति अपने घर में सबसे बड़े बेटे थे। इससे छोटे दो बेटे और एक बेटी थी। मेरा एक देवर कॉलेज के आखिरी साल में था, बाकी सब स्कूल जाते थे। मेरी सास इनको भी हर वक्त मीना की इज्जत करने की सलाह देती थी। मैं बहुत तंग आ चुकी थी और हर सूरत यही चाहती थी कि किसी तरह से मैं इनसे जान छुड़ाऊं। अपनी एक दोस्त से सलाह लिया तो उसने मुझे कहा कि तुम इसकी शादी क्यों नहीं करवा देती। आखिर लड़की जात है, कब तक कुंवारी बैठे रहेगी। शादी तो किसी दिन इसकी होनी ही है, तो इसे घर से शादी करके निकाल दो। मुझे यह सलाह बहुत पसंद आया था और मैं सोच लिया था कि अब मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने अपने दो चार अच्छे रिश्ते अपने सास के सामने पेश किया कि हम मीना की शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देते हैं, मगर वो तो मेरी बात सुनते ही छिड़ गई। कहने लगी कि तुम क्यों चाहती हो कि ये घर से चली जाए। मैं तो कभी भी इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करूँगी। मेरा पूरा घर इसने संभाल रखा है, अगर यह गई तो घर का जिम्मेदारी कैसे चलेगा। मैंने सास से कहा कि मैं किस लिए हूँ, मैं संभाल लूँगी। मेरी सास किसी भी सूरत में मान ही नहीं रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसे ऐसा क्या डर है कि शादी नहीं करना चाह रही है। मैं अपनी सास से बात करके कमरे से बाहर निकली तो मीना आगे ही खड़ी थी। मुझे देखकर अजीब से लज्जे में कहने लगी, भाभी आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें, जब करनी होगी तो मैं खुद कर लूँगी। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हैरान ही रह गई कि अजीब लड़की है, इसे तो किसी की फिक्र ही नहीं और घर वाले इसके फिक्र में घुलते जा रहे हैं। मैं देखती थी कि रोज़ एक ही वक्त पर वह शाम की चाय लेकर मेरी सास के कमरे में जाती थी और फौरन ही वापस पलट आती थी। मैंने कई बार इसकी बात सुनने की कोशिश की, मगर मुझे हमेशा नाकामी ही सामना करना पड़ा था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा यह शक यकीन में बदलता जा रहा था कि कोई ना कोई तो ऐसा राज है जिसका जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। एक दिन मीना घर में नहीं थी, शायद बाजार गई थी। जब घर पर नहीं होती तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी भारी बोझ से आज़ाद हो गई हूँ। इसी दौरान मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि या तो वही वक्त है जब वह मेरी सास के कमरे में उनके लिए चाय लेकर जाती है। आज वह नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं ही सास के लिए दिल में घर बनाने के लिए सास के लिए चाय ले जाती हूँ। इस वक्त मैं सर पर दुपट्टा ले रखा था जिससे मेरा चेहरा छुप गया था। मैंने ट्रे में चाय रखकर वापस आने लगी तो मेरी सास मुझे मीना समझकर कहने लगी कि आखिर तुम कब तक मुझसे नाराज़ रहोगी, तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती। फिर जब अचानक सास की मुझ पर नज़र पड़ी तो वह एकदम से घबरा गई और कहने लगी कि मेरे कमरे में इस वक्त क्या करने आई है। मैं चुपचाप वापस चली आई और सोचने लगी कि आखिर मेरी सास इस नौकरानी से किस बात की माफ़ी मांग रही है। कुछ दिन बाद की बात है, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने इसके घर गई थी और वापसी पर मैंने मीना को देखा। वह एक बूढ़ी औरत के साथ एक जगह खड़ी फल खरीद रही थी। मुझे कुछ अजीब लगा था कि यह इस औरत के पास क्या कर रही है
और क्या लगती है, मेरी जानकारी के अनुसार तो यह इस दुनिया में अकेली ही थी और इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था कि मैं मालूम तो करूं कि ये कौन रिश्तेदार है जिसके बारे में घर में किसी को भी मालूम नहीं है। फल खरीदने के बाद वह इसके साथ धीरे धीरे चलती हुई इस बूढ़ी औरत को घर में पहुंचा कर वापस आ गई। अगले दिन मैंने बातों ही बातों में सरसरी अंदाज में पूछा कि तुम्हारा कोई तो इस दुनिया में होगा, कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला। तो एकदम से शक की नज़रों से मुझे देखने लगी, फिर नहीं में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रही थी और इसके पीछे क्या वजह थी वह मुझे मालूम करना था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह से मैं घर वालों को इसके खिलाफ कर सकूं या इन लोगों का रवैया थोड़ा सा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ था। वह पहले की तरह परवाह करते थे, बल्कि अब मैं महसूस करती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे इससे डरते थे। मेरा पति ज़बरदस्ती मुझे इसके सारे काम करवाता था। मुझे यही कहता था कि वह भी तो घर के बाकी लोगों का काम करती है, तो इस बेचारी की अगर तुम कर दोगी तो क्या बुरा हो जाएगा। वह तो न हमसे तनख्वाह लेती है और न ही इसने कभी कोई डिमांड की है। हम इसके ख्याल के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। 2 दिन के बाद मैं मीना को चोरी चोरी घर से बाहर जाते हुए देखा तो मैं जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली और किसी को भी बगैर बताए इसका पीछा करने लगी। उसने बाजार से कुछ सब्जियां और फल खरीदे और उसी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर दे आई। मैंने नोट करना शुरू किया तो यह जानकर हैरान हुई कि इसका तो हर 2 दिन के बाद का काम था। वो दवाइयाँ, सब्जी और फल वगैरह जाकर इस बूढ़ी औरत को पहुंचाती थी। आखिर इसके मदद के जज्बे के पीछे क्या कहानी हो सकती थी। मैं चाहती थी कि इस बूढ़ी औरत से ही मालूम करती हूँ कि आखिर तुम इसके रिश्ते में क्या लगती हो, मगर मैं इसे क्या जवाब देती कि मैं कौन हूँ, ये सब क्यों मालूम कर रही हूँ। इसके लिए तो पहले मुझे इसे जान पहचान ही बढ़ाने थे। और एक दिन सोच रही थी कि यह मौका कैसे लूँ कि इत्तेफाक से ऐसा ही हो गया कि हम एक दूसरे के पास आ गए। इस दिन मुझे बाजार में कुछ खरीदारी करनी थी कि मैं इसी औरत को देखा। वह सड़क पार करने की कोशिश करती रही थी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो मेरे लिए बेहतरीन मौका था, जिससे फ़ायदा उठाते हुए मैं जल्दी से आगे बढ़ी और इसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई। वह बहुत खुश हुए और मेरा शुक्रिया किया। मैंने कहा, आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आप इस उम्र में अकेली बाहर निकली हुई है। तो कहने लगी, यह ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एक बेटी है ना, लेकिन वह नौकरी करती है तो कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो निकलती हूँ। हालांकि वह तो बहुत मना करती है। ये सुनकर मैं चौंक गई। यानी कि मीना इसकी बेटी थी। मीना ने क्यों कहा था कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद वह मुझसे झूठ बोल रही थी या फिर बाकी घर वालों से भी। मैं देखती थी कि वो रोज़ चाय लेकर इसी वक्त कमरे से बाहर निकल आती थी। शायद इसकी और मेरी सास से कुछ अनबन सी हो गई थी। इस दिन फिर से वह घर से बाहर चली गई थी। मैं सोच लिया था कि क्या मुझे क्या करना है। मैं इसके कमरे में गई और उसके कपड़े पहन लिया। मेरी और इसके शरीर एक जैसे ही थे, इसलिए कोई अगर हमें दूर से देखता तो वह पहचान नहीं पाते। मैं मीना के कपड़े पहनकर चाय लेकर अपनी सास के कमरे में चली गई। चेहरे को मैंने जानबूझकर ढक लिया था। जैसे ही मैं चाय लेकर वापस पलटने लगी तो मेरी सास कहने लगी, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। कितने दिनों से तुम मुझसे नाराज रहोगी। मैं कोशिश करूंगी तो बहुत जल्द तुम्हारे लिए कुछ करूं, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम्हारा ऐसे ही बहुत बड़ा एहसान है कि तुमने मुझे अपनी माँ की मौत के लिए मुझे माफ़ कर दिया है और मुझे ही अपनी माँ के बराबर समझा है। तुम जो कह रही हो वैसा ही करूँगी। बस कुछ ऐसी ही बात है। इतना सुना था कि मेरे सब्र का पैमाना टूट गया कि आज तो इन्हें हकीकत बतानी ही पड़ेगी कि यह सब क्यों कर रही है। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा पीछे हटाया तो मेरी शक्ल देखकर मेरी सास के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुमने मीना के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तुम क्यों खेल खेलने की कोशिश कर रही हो। मैं समझाते हुए कहा कि खेल तो मीना खेल रही है। आप यह क्या कह रही हैं कि आप इसकी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं, जबकि इसकी माँ तो जिंदा है। मैं खुद इसकी माँ से मिली हूँ। यह सुनकर तो मेरी सास चौंक कर रह गई। कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम इस सब से दूर ही रहो। मैं इसकी माँ की मौत की जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ और अब अगर इसने अपनी माँ की मौत के लिए मुझे माफ़ कर ही दिया है तो तुम हमारे बीच क्यों पड़ रही हो। अब मेरी सास की हालत ख़राब होने लगी। मैं घबराने लगी कि इसे कुछ न हो जाए। इतने में मेरे पति भी आ गया और वह मुझ पर गुस्सा होने लगा कि मैं आखिर इसकी माँ को ऐसी क्या कहा कि वह बेहोश हो गई। इतने में मीना भी आ गई। मैंने अपनी सास को होश में लाते हुए कहा कि आज तो सब सच का खुलासा हो जाएगा।
मेरी सास होश में आई तो मैंने कहा, आधी सच का खुलासा हो चुका है। आप मुझे अब बाकी कहानी भी बता दें कि आप मीना की माँ की मौत की जिम्मेदार क्यों हैं? सभी लोग मेरे सवाल पर परेशान हो गए। शायद वह नहीं चाहते थे कि यह राज मेरे को पता चले। मेरी सास कहने लगी कि मीना की माँ कमला मेरे घर पर काम करती थी और यह भी बचपन से ही मेरे घर में काम करती है। 2 साल पहले की बात है जब इसकी माँ कमला ने मेरे सोने का लॉकेट चोरी किया। मुझे इससे यह उम्मीद नहीं थी, मैं जिस पर इतना भरोसा करती हूँ मेरे साथ ऐसा करेगी, इसलिए मैंने इसे जोर से थप्पड़ मारा और पीछे को धक्का दिया। इस वक्त हम छत पर खड़े थे और मेरा इरादा हरगिज इसे कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मगर गुस्से में मेरे लिए धक्के की वजह से इसकी माँ नीचे गिर गई। इसकी मौत हो गई और उसने हमें अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं आने दिया। मेरा दिल कचोट रहा था कि मैं एक मासूम की जान ले ली, इसलिए मेरे माफ़ी मांगने पर यह दोबारा से हमारे घर आ गई, क्योंकि यह भी जानती थी कि मैंने जानबूझकर इसकी माँ को चोट नहीं पहुंचाई थी। बस तब से ही हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं और इसकी जो ख्वाहिश होती है इसे पूरा करना अपना फ़र्ज समझते हैं, ताकि यह मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार न दे। अभी कुछ दिन पहले मीना ने मुझसे कहा कि मैं इसे अपनी छोटी बहू बना लूँ, तो मैं इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा, बस इसलिए यह मुझसे कुछ नाराज़ थी। मैंने मीना की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि इस हादसे में तुम्हारी माँ का मौत नहीं हुआ, बल्कि वह बच गई थी? मेरी इस बात पर तो जैसे सब कुछ सांप सूंघ गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सबने हैरानी से मीना की तरफ देखा। वह नजरें चुरा गई। मैंने अपनी सास को कहा कि यह लड़की पिछले 2 साल से आपको बेवकूफ़ बना रही है। मैं सिर्फ आपको बल्कि सब घर वालों को। इस हादसे में इसकी माँ की हालत काफ़ी नाजुक थी, मगर वह बच गई थी। हाँ, इसके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से आज भी वह कभी अपनी बात को याद कर लेती है और कभी भूल जाती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2 साल पहले वह लॉकेट कमला ने नहीं बल्कि मीना ने चुराया था और अपनी बेटी के लिए बेचारे ने खुद पर इल्ज़ाम ले लिया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यूँ सबके सामने इसकी हकीकत खुल जाएगी। मैंने सख्ती से कहा कि अब तुम सब कुछ सच बता दो, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी माँ से मिल चुकी हूँ। मीना के पास कोई चारा नहीं था। वो शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, मैं बचपन से ही अमीरों जैसे बनने के ख्वाब देखते आ रही हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, मगर फिर भी मैं यही चाहती थी कि किसी बड़े घर की बहू बनूँ। मालकिन का छोटा बेटा मेरी उम्र का है। मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि ऐसा कुछ तो करूँगी तो इन सब लोगों को अपने बस में करूँ। फिर कुदरत ने मौका दे दिया। इस दिन वह लॉकेट मैंने ही चुराया था, लेकिन माँ ने इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और फिर वह हादसा हो गया। मेरी माँ बच गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आया इस घर में घुसने की और सबको अपने बस में करने का तरीका आया। मैंने बताया कि मेरी माँ मर गई है और फिर मेरे प्लान के अनुसार यह मुझे इस घर में ले आई। और अब दूसरा मकसद भी पूरा होने वाला था, क्योंकि आप अपने छोटे बेटे को मजबूर करके मुझे इस घर की दूसरी बहू बना देती। इसकी सारी प्लानिंग सुनकर सब दंग रह गए थे। वह उम्र में मुझसे काफ़ी कम थी, मगर इसकी चालाकी ऐसी थी कि किसी को यकीन ही नहीं आया। अब मुझे इसको कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वह इस घर से निकल जाए। वह जान गई थी कि अब इसका दाना पानी यहाँ से उठ गया है, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली गई और फिर वापस हमारी ज़िंदगी में नहीं आई। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।